हेलो एवरीवन, उम्मीद आप ठीक होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री, चैप्टर का नाम उपसहसंयोजक यौगिक और इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 11 है। इस लेक्चर नंबर 11 में हम पढ़ने वाले हैं वीबीटी थ्योरी के बारे में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ये पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट हमने इससे पिछला लेक्चर जो अपलोड किया था वो था। अब उसके अंदर हमने क्या बात करी, हमने उस लेक्चर के अंदर हम बात करी थी वीबीटी थ्योरी के बारे में कि किसने वीबीटी थ्योरी को दी और कब दी, सन क्या था उसका। साथ में हमने उसके कुछ पोस्टुलेट की बात करी थी, जो मोस्ट इंपोर्टेंट पोस्टुलेट थे उनके बारे में डिटेल में समझा था, एक एक पोस्टुलेट को अच्छे से क्लियर करा था। फिर हमने टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम के बारे में बात करी कि भाई इस वीबीटी थ्योरी के ऊपर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स एग्जाम में पूछी जा सकती है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में हमने डिटेल में बात करी। फिर हमने वहां पर एग्जांपल्स भी लिया था, ये हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो लेक्चर जरूर देखें, तभी तो ये लेक्चर अच्छे से क्लियर होगा। हाँ, इसलिए वो लेक्चर आपको जरूर देखना है। उस लेक्चर का लिंक आपको ऊपर दे दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, राइट। तो लेक्चर आप जरूर देखें बेटा। तो चलिए इस लेक्चर के अंदर हम क्या बात करेंगे, अगर बात की जाए तो इस लेक्चर के अंदर हम और बहुत सारे एग्जाम्पल्स की डिटेल में बात करने वाले हैं जो वीबीटी पर आधारित है। प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने वाले, जो एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स है उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो बेटा पिछले लेक्चर के बारे में जो कुछ इंपोर्टेंट पोस्टुलेट है उनको रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहली बात, अगर मैं बात करूं वीबीटी थ्योरी के बारे में, वीबीटी के बारे में, तो पहले इसका पोस्टुलेट हमें पता होना चाहिए। पहला पोस्टुलेट क्या पता होना चाहिए सर? पहला पोस्टुलेट के बारे में आपको ये पता हो कि हमारे पास जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु, वो खाली कक्षक देता है। क्या देता है बेटा? खाली कक्षक। हाँ, खाली कक्षक। किसे खाली कक्षक देता है? लिगैंड को। लिगैंड को कितने देता है? कितने देता है? ध्यान सुनना, कितने खाली कक्षक देता है? उपसह संयोजन संख्या के बराबर। उपसह संयोजन संख्या के बराबर। ध्यान से सुनना भाई, केंद्रीय धातु परमाणु की उपसह संयोजन संख्या जितनी होगी, केंद्रीय धातु परमाणु उतने ही खाली कक्षक लिगैंड को देगा। पहली बात समझ में आ गई। अब ये उपसह संयोजन संख्या क्या है, तो हमने डिटेल में इस चैप्टर के बारे में बात करते आ रहे हैं। तो प्लेलिस्ट से अगर आप चीजों को देखेंगे तो ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। फिलहाल मैं बता देता हूं कि उपसह संयोजन संख्या क्या है। बेटा जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है और जो लिगैंड होता है, ये जो लिगैंड है वो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागता है, और इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागने के बाद ये जो केंद्रीय धातु परमाणु से बॉन्ड बनाने से बोलते हैं उपसह संयोजक बंध। तो केंद्रीय धातु परमाणु, लिगैंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जितने उपसह संयोजक बंध बनाता है, उपसह संयोजक बंधों की वही संख्या क्या कहलाती है? उसकी उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। ये बात समझ में आ गई होगी। तो उपसह संयोजन संख्या जितनी होगी, ये केंद्रीय धातु परमाणु उतने खाली कक्षक देगा लिगैंड। पहला पोस्टुलेट। दूसरा पोस्टुलेट जो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास ये जो खाली कक्षक है, ये जो खाली कक्षक है वो एस का भी हो सकता है, पी का भी हो सकता है, डी का भी हो सकता है। एस के भी हो सकते हैं, पी के भी हो सकते हैं, डी के भी हो सकते हैं। अब ये जो खाली कक्षक है, चूंकि इन खाली कक्षकों की ऊर्जा एनर्जी अलग अलग होगी। मान लीजिए ये 3s है, ये 3p है और ये 3d है, तो तीनों की एनर्जी अलग अलग है। तो अब दूसरा पॉइंट ये है कि भाई इन तीनों कक्षक को आप क्या करो, आपस में मिक्स करो, और मिक्स करने के बाद समान ऊर्जा के, किसके बेटा? समान ऊर्जा के उतने ही संकृत कक्षक मिलेंगे। उतने ही संकृत कक्षक मिलेंगे। जितने हम कक्षक को मिक्स करेंगे, समान ऊर्जा के उतने ही क्या मिलेंगे? संकृत कक्षक, जिसे हम संकरण कहते हैं। कि भाई sp2 भी संकरण हो सकता है, sp3 भी हो सकता है, sp2 भी हो सकता है, sp3d2 भी हो सकता है, जिसे हम संकरण बोलते हैं। अब इसी के अंदर बेटा अगर बात की जाए, ध्यान सुनते रहना, मान लीजिए मेरे पास कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर बात की जाए, उपसह संयोजन संख्या की, राइट, और बात की जाए बेटा अगर संकरण की, और बात की जाए अगर ज्यामिति की, इसकी ज्योमेट्री क्या है, यही पॉइंट बहुत खास है। तो इस पॉइंट पे फोकस करना। हालांकि अगर आपने पार्ट फर्स्ट देखा होगा तो वहां तो डिटेल में बात कर रखी है, तो सारी चीज समझ में आ गई। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर बेटा ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट ऑफ द केस में दो ही की बात होगी, तो मैं दो ही समझा देता हूं। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुई
उपसहसंयोजक संख्या कितनी होगी 4, तो यानी कि 4 खाली कक्षक देगा। और ये जो 4 खाली कक्षक है, हो सकता है एक एस का हो और 3 पी के हो, क्योंकि आप जानते हो एस के अंदर एक कक्षक होता है और पी के अंदर 3 कक्षक होते हैं, ये एस और ये पी। और डी के अंदर बेटा 5 कक्षक होते हैं, जैसे कि आपको डिटेल में बातें पता है, सब कुछ पता है। तो हो सकता है ये जो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो हो सकता है एक एस का हो और 3 हमारे किसको, पी को। तो संकरण हो सकता है मेरा sp3। संकरण क्या हो सकता है, sp3। और ऐसे भी हो सकता है कि एक मेरा डी का हो जाए, 2 मेरे पी के हो जाए और एक एस का, तो फिर संकरण होगा dsp2। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे संकरण sp3 भी हो सकता है और संकरण dsp2 भी हो सकता है। अगर संकरण sp3 आया तो फिर इसकी जो ज्यामिति होगी वो होगी चतुष्फल की। समझ में आ रही है बात? ज्यामिति क्या होगी, ज्योमेट्री क्या होगी, चतुष्फल की। इंग्लिश में बोलते हैं टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रन, राइट? समझ में आ गई होगी बात आपको? हाँ। और अगर बेटा इसमें संकरण dsp2 आया तो फिर होगी इसकी वर्ग समतलीय, वर्ग समतलीय, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, फिर होगी बेटा स्क्वायर प्लेनर, फिर क्या होगी, स्क्वायर प्लेन। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? बहुत अच्छा। अब अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुई तो भी हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन 2 हो सकते हैं, या तो हमारे पास sp3d2 हो सकता है भाई, एक s का, 2 p के और 2 d के। लेकिन यहां पर जो d है, हो सकता है पहले वाले d हो जाए या फिर बाद वाले d हो जाए। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाले d भी हो सकता है और बाद वाले d भी हो सकते हैं। मैं इस तरह से बना रहा हूं, 3d है, 4s है, तो 4p होगा और 4d होगा। तो 3d में, d में तो 5 कक्षक होने ही आपको पता ही है, s में 1 कक्षक होगा, p में 3 कक्षक होंगे, फिर d में 5 कक्षक होंगे। मैंने कहा पार्ट फर्स्ट में डिटेल में बता रखा है, तो थोड़ी सी बात रिवीजन कर रहे हैं ताकि एग्जांपल क्लियर हो जाए। तो अगर मान लीजिए मेरे पास ये वाले एक s का, ये वाले कक्षक है, 3 p के और 2 d के, तो फिर संकरण बनेगा sp3d2। लेकिन बेटा ध्यान सुनना, लेकिन अगर मैंने d ये वाले लिए 2, एक s का और 3 p के, तो फिर संकरण होगा d2sp3। तो संकरण हमारा sp3d2 भी हो सकता है और d2sp3 भी हो सकता है। अगर ऊपर वाला आया संकरण मेरा, तो फिर संरचना तो सेम ही रहनी है दोनों केस में, अष्टफल की। दोनों केस में संरचना क्या होनी है, अष्टफल की, ऑक्टाहेड, ऑक्टाहेड। दोनों ही केस में स्ट्रक्चर हमारी सेम ही रहने वाली है, सॉरी ज्योमेट्री हमारी सेम ही रहने वाली है, अष्टफल की, ऑक्टाहेड। लेकिन अगर मेरा संकरण ये हुआ, यानी कि बाहर वाले डी यूज हुए, अगर बाहर वाले डी यूज हुए, तो इस कंपाउंड को मैं कहूंगा, इस कंपाउंड को मैं कहूंगा बाह्य, बाह्य, बाह्य जटिल यौगिक, जटिल यौगिक। और अगर अंदर वाले डी यूज हुए, ये अंदर वाले हो गए ना, वो बाहर वाले हो गए, अगर अंदर वाले डी यूज हो गए तो उसे मैं कहूंगा आंतरिक जटिल यौगिक, आंतरिक जटिल यौगिक। दूसरी बात, इसको एक और नाम दिया जाता है बेटा, उच्च चक्रण जटिल यौगिक, उच्च चक्रण जटिल यौगिक। यहां चक्रण ज्यादा होगा और इसे कहते हैं बेटा निम्न चक्रण जटिल यौगिक। अगर अंदर वाले हैं तो लो स्पिन है, अगर बाहर वाले डी है तो हाई स्पिन है। ये बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। तीसरी पॉइंट की अगर हम बात करें, जो आपको पता होना चाहिए, वो ये पता होना चाहिए, अगर हमारे पास सारे युग्मित इलेक्ट्रॉन है, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो फिर प्रकृति कैसी होगी बेटा, अनुचुंबकीय, जिसे हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। तो फिर हमारे पास प्रकृति होगी अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक। लेकिन अगर सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन है, एक भी अयुग्मित नहीं है, सभी के सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो फिर प्रकृति जो होगी वो फिर हमारे पास क्या होगी बेटा, प्रतिचुंबकीय, डायमैग्नेटिक, इसे हम बोलते हैं डायमैग्नेटिक। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए जो अभी मैंने आपको बताई, कुछ मोटी मोटी बातें, हालांकि
पार्ट फर्स्ट में हमने डिटेल में पोस्टुलेट के बारे में बात करी है, इसलिए आपको पार्ट फर्स्ट देखना ही देखना है। यहाँ पर ये पार्ट सेकंड समझ में आ जाए अच्छे से, इसलिए हमने आपको रिवाइज करा दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बेटा एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स की कि इस वीबीटी थ्योरी पर प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती है और कैसे पूछा जा सकता है। तो जैसे हमारे पास 9.5 एग्जांपल आप देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है संयोजकता आबंध सिद्धांत, मतलब वीबीटी के आधार पर समझाइए कि वर्ग समतलीय संरचना जिनकी स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होती है। अच्छा, अगर स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर कब आएगी? जब संकरण क्या होगा? DsP2 वाला NiCN4 डाइनेगेटिव आयन प्रतिचुंबकीय, कि भाई ये तो प्रतिचुंबकीय, जबकि चतुष्फलकीय ज्यामिति, चतुष्फलकीय कब आएगी? जब संकरण होगा sp3 वाला NiCl4 डाइनेगेटिव आयन अनुचुंबकीय। भाई ये अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय वीबीटी थ्योरी के आधार पर हमें इसे एक्सप्लेन करना है। दूसरी प्रॉब्लम अगर आप देखो तो NiCl4 डाइनेगेटिव अनुचुंबकीय जबकि NiCO4 प्रतिचुंबकीय, यद्यपि दोनों चतुष्फलकीय। दोनों के अंदर संकरण सेम आने वाला है, sp3 आने वाला है, लेकिन एक अनुचुंबकीय और दूसरा प्रतिचुंबकीय, इसको एक्सप्लेन करना है। अच्छा, 9.7 पॉइंट में अगर आप देखो तो FeH2O6 ट्राइपॉजिटिव परबल अनुचुंबकीय, ये तो ज्यादा मैग्नेटिक नेचर है, जबकि ये दुर्बल अनुचुंबकीय, इसको भी हमें समझाना है। 9.8 प्रॉब्लम देखोगे तो समझाया कि CONH36 ट्राइपॉजिटिव एक आंतरिक कक्षक संकुल, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कब आएगा? जब अंदर वाले डी यूज होंगे, यानी कि इसमें संकरण आना चाहिए D2sp3, जबकि NiNH36 डाइपॉजिटिव एक बाह्य कक्षक संकुल है। बाह्य कक्षक संकुल कब होता है? जब बाहर वाले डी यूज होंगे, तो इसमें संकरण आना चाहिए sp3d2, राइट। ऐसे ही 9.9 देखोगे तो वर्ग समतलीय PtCN4 डाइनेगेटिव आयन में युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताएं। मुझे यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। ये जो 9.10 प्रॉब्लम है, ये हमारी जो है वो CFT स्नेक जो थ्योरी है उस पर है, तो इसलिए हम इसको नहीं देखेंगे। तो चलिए प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। तो हमने बेटा ये पहला एक एग्जाम्पल तो हमने पार्ट फर्स्ट में करा दिया था, पार्ट फर्स्ट सेकंड के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इसमें हमने लिया टेट्रा कार्बोनिल निकिल NiCO4। अब हमें इसके बारे में बताना है, इसमें संकरण बताना है क्या है, इसकी ज्योमेट्री बतानी है, ज्योमेट्री क्या है, इसमें हमारे पास चुंबकीय प्रकृति बताने की अनुचुंबकीय या फिर प्रतिचुंबकीय, इनके बारे में बात करें। एक चीज यहां पर और ध्यान से देखना है हमें, परबल लिगैंड और दुर्बल लिगैंड के बारे में। हालांकि आपने पता होगा, अगर आपने बेटा पार्ट फर्स्ट देखा होगा, परबल लिगैंड जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन N और C डोनेट करता है वो परबल लिगैंड होता है, और जिसमें O या हेलोजन डोनेट करती है वो दुर्बल लिगैंड होता है। तो C मतलब CO हो गया, Cn माइनस हो गया, ठीक है, NO2 हो गया, NO2 माइनस, और NH3 हो गया, N डोनेट करता है। और अगर आप देखोगे बेटा इसमें तो और क्या हो गया, हाँ बस इतने फिलहाल तो इतने ध्यान रखो। ये हमारे पास क्या है? परबल लिगैंड में आएंगे। दुर्बल लिगैंड में अगर आप देखोगे तो जैसे H2 हो गया, जैसे Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, F माइनस, और हमारा ले सकते हो C2O4 माइनस माइनस, जिसमें ऑक्सीजन डोनेट करे या फिर हेलोजन डोनेट करे, वो हमारा दुर्बल लिगैंड हो गया। तो ये परबल लिगैंड है और ये हमारे दुर्बल लिगैंड है। ये बात आपको लेक्चर पार्ट फर्स्ट में बता दी थी। ये भी बताया मैंने आपको उसके अंदर कि जो परबल लिगैंड होता है वो पेयरिंग करता है, युग्मन करता है हुंड के नियम के विपरीत। हुंड के नियम के विपरीत परबल अगर लिगैंड होगा तो युग्मन होगा, हुंड के नियम के अपोजिट। और अगर दुर्बल लिगैंड हुआ तो फिर इलेक्ट्रॉन का जो फिलिंग होगी, इलेक्ट्रॉन का जो भराव होगा, वो हुंड के नियम के अनुसार होगा। जानते हो ना हुंड का नियम क्या कहता है कि किसी समान ऊर्जा के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन ना डाल दिए जाए, एक एक इलेक्ट्रॉन ना डाल दिए जाए, यही तो कहता हूं। हाँ, तो अगर दुर्बल लिगैंड है तो हमें एक एक इलेक्ट्रॉन डालना है, और अगर परबल लिगैंड है तो फिर पेयरिंग करते हुए चलना है, क्योंकि फिर पेयरिंग जो होगी वो हुंड के नियम के अपोजिट होगी। तो ये बात मैंने आपको समझा दी थी, इसलिए आपको पता होना चाहिए इन बात को, और ये नोट भी कर लेना, राइट बेटा। तो चलिए अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला मेरा काम है मेटल को देखना और मेटल की ऑक्सीकरण अवस्था को चेक करना। अगर आप देखोगे NiCO4 के अंदर Na की ऑक्सीकरण अवस्था तो यहाँ शो कर रखी है 0 है, लेकिन वो इस तरीके से नाम नहीं देगा आपको, इस तरीके से देगा NiCO4।
तो मुझे निकालनी पड़ेगी, और निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, Na की ऑक्सीकरण संख्या को x मान लूंगा। CO एक उदासीन लिगैंड है इसलिए 0 चार्ज होगा। कितने CO हैं, 4, तो 4 से गुना करूंगा, और बराबर इस कोष्ठक के ऊपर उपस्थित आवेश, यानी कि जो संकुल है उस पर उपस्थित जो आवेश है वो उसके बराबर होता है। कितना आवेश है बेटा, 0, इसलिए 0 के बराबर रख देंगे। तो x 0 की 4 में गुना करोगे 0 बराबर 0, तो x बराबर फाइनल क्या आ जाएगा बेटा 0। तो यहां पर Na की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो 0 है। तो यहां लिख देंगे इस बात को, यहां लिख देंगे बेटा कि इस जटिल यौगिक में Na की ऑक्सीकरण संख्या बहुत आसान है अगर आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझ जाओगे। सबसे पहले क्या करना है, हमें मेटल की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, और वो इस लाइन लिखनी है जो भी ऑक्सीकरण अवस्था में वो मेटल, कि भाई इस जटिल यौगिक में Na की ऑक्सीकरण संख्या 0 है, ये लिखना। और फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। Na निकिल, परमाणु क्रमांक होता है 28, परमाणु क्रमांक क्या होता है 28, आर्गन 18 हो गया। फिर हमारा 4s2 भरा जाता है, आपको पता है 18 और 2 20, बचे कितने 8, वो कहां जाएंगे 3d के अंदर, यानी कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो d के है और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो s के हैं, अपवाद को छोड़कर। किसको छोड़कर, अपवाद को छोड़कर, बाकी तुम समझदार। तो d में जाएंगे 8 और s में जाएंगे 2, राइट। अब मुझे क्या करना है बेटा, जो Na की ऑक्सीकरण अवस्था है चूंकि वो तो 0 है, इसलिए Na का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो बना लेते हैं 3d8। d के अंदर हमारे पास कितने कक्षक होते हैं, जैसे कि आप जानते हो 5 कक्षक। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2, 4s2। अच्छा आप जानते हो 4p भी होता है, खाली तो है, होता तो है भाई। 4p के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है बेटा, यहां मैं 4p लिख सकता हूं 0, भाई 4s में इलेक्ट्रॉन गए हुए हैं, चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन गए हुए, तो चौथी कक्षा में p भी तो है, s p d f सभी है, s भी है, p भी है, d भी है, f भी है, बस उनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, इलेक्ट्रॉन केवल इसमें प्रेजेंट है, इसलिए मैंने 4p भी लिख लिया। अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं बेटा, करते हैं। अब मैं इलेक्ट्रॉन जब भरूंगा तो कुंड के नियम के अनुसार भरूंगा, एक एक इलेक्ट्रॉन डालूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 राइट। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर दी मैंने हुंड के नियम के अनुसार। 4s में चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, 4p खाली। अभी लिगैंड के बारे में कोई बात नहीं करनी, दिमाग में आ रहा होगा जी लिगैंड तो परबल है, आप युग्मन क्यों नहीं करें, अभी नहीं करनी, अभी सिर्फ हम बात करें धातु की, अभी लिगैंड की बात नहीं करें। तो धातु की बात यहां तक करनी है मेटल की। सबसे पहले धातु की ऑक्सीकरण संख्या लिखनी है, फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, और फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद उसके कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, इलेक्ट्रॉन का भराव करना है। ऐसे करने के बाद इसके बाद हम बात करेंगे लिगैंड की। अब लिगैंड देखो, लिगैंड कौन है, CO, और CO एक परबल लिगैंड है, और अगर CO एक परबल लिगैंड है तो वो इलेक्ट्रॉन का युग्मन करता चलेगा, पेयरिंग करता चलेगा, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बनाता हुआ चलेगा। तो मैं यहां लिखूंगा बेटा CO एक परबल लिगैंड, परबल लिगैंड जो इलेक्ट्रॉन का युग्मन हुंड के नियम के विपरीत करता है, हुंड के नियम के विपरीत करता है। चलिए भाई कर लेते हैं हुंड के नियम के विपरीत। अच्छा अब मैं यहां पर Na है मेरे पास, 3d है, 5 कक्षक है, 1 2 3 4 और 1 5, 4s है, एक कक्षक है, 4p एक खाली कक्षक है। अब मैं इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करूंगा 4p। चलिए करते हैं बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन है, फिलिंग करना शुरू कर रहा हूं, 1 2 युग्मन करता चलूंगा ना हुंड के नियम के ऑपोजिट, 3 4 5 6 7 8 खाली हो गया। अब चूंकि 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है और ये खाली है, तो 4s के इलेक्ट्रॉन यहीं आ जाएंगे d के अंदर। 4s के इलेक्ट्रॉन ये जो है, चूंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन तो बेटा यहां आ गया, तो ये खाली हो गया,
तो इस खाली के अंदर ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, क्योंकि पेयरिंग होती हुई चल रही है। अब 4s खाली हो गया। अब मुझे जो है ना, जो केंद्र धातु परमाणु वो 4 खाली कक्षक देगा। 4 कैसे पता चला भाई? उपसय संयोजन संख्या चेक करो कितनी है, 4 है। क्योंकि उपसय संयोजन संख्या 4 है, इसलिए केंद्रीय धातु परमाणु 4 खाली कक्षक देगा। अब ये जो 4 खाली कक्षक है साफ साफ दिख रहे हैं, इस 3D के पास तो है नहीं एक भी खाली कक्षक। 4s का खाली है, 3 4p के खाली, तो चारों के चारों कक्षक हम ये वाले ले लेंगे। और जब हमने चारों कक्षक ये ले लिए तो आप साफ साफ देख सकते हो हमारा संकरण में क्या आया, sp3, क्योंकि एक s का लिया हमने और 3 p के लिए, इसलिए संकरण हमारा क्या आया, sp3 संकरण आ गया। ये बात समझ में आ गई होगी। अब चूंकि संकरण sp3 आ गया, अब हम फॉर्मेशन की बात करेंगे। NiCO4 जटिल यौगिक का निर्माण। जल्दी बताओ, जटिल यौगिक का निर्माण। अब मैं क्या करूंगा, ये जो CO है, चूंकि CO क्या है, एक लिगैंड है, और लिगैंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागता है केंद्रीय धातु परमाणु। ये 3D है, ये 4s है, ये 4p है, ये 4s और ये 4p। अब चेक करो, इसमें तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मेरे पास जो CO है वो इस खाली कक्षक में अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देगा। एक CO ने यहां पर दिया, एक CO ने यहां पर दिया, एक CO ने यहां पर दिया, और एक CO ने यहां पर दिया। तो चेक करो हमारे पास निर्माण किसका हो गया, NiCO4 का, राइट। NiCO4 का हो गया, नहीं हो गया निर्माण? मैं यहीं पे लिख देता हूं, कोई मसले वाली बात नहीं है, यहीं पर कर लेते हैं। NiCO4 का निर्माण हो गया। अब यहां पर मुझे 2 बातें करनी है। सबसे पहले मुझे बताओ इसकी संरचना के बारे में, ज्यामिति के बारे में बताओ, इसकी ज्यामिति के बारे में क्या है। या पहले संकरण के बारे में बात कर लेते हैं। संकरण, संकरण बताओ क्या है बेटा? तो संकरण आपने देखा होगा, संकरण है sp3 संकरण। चूंकि संकरण sp3 है, इसलिए जो संरचना है, जो ज्यामिति है, संरचना लिख लेते हैं यहां पर, इसलिए इसकी जो संरचना है वो क्या होगी बेटा, अगर संकरण sp3 हुआ? वेरी गुड, चतुष्फलकी। आपको पता ही है इस बात का। तो संरचना होगी हमारे पास चतुष्फलकी। चतुष्फलकी आप बना भी सकते हो, ये मेरा Ni है, यहां CO होगा, यहां CO होगा, यहां CO होगा, और यहां CO होगा। इस तरीके से ये बैठे होंगे। ये चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर हो गई, ये चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं चुंबकीय प्रकृति की। किसकी? चुंबकीय प्रकृति। बताओ चुंबकीय प्रकृति क्या होगी? बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान। चुंबकीय प्रकृति बताओ क्या होगी? बिल्कुल आपने देख लिया होगा, इसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। सिंगल इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं दिख रहा आपको, कहीं नहीं दिख रहा। क्योंकि एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इसकी प्रकृति क्या होगी? प्रति चुंबकीय। तो आप बोल सकते हो भाई, आप बोल सकते हो सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसकी प्रकृति प्रतिचुंबकीय होगी, प्रतिचुंबकीय होगी। तो अब आपको ये बात पता चल गई होगी कि भाई हमारे पास NiCO4 जो है वो प्रतिचुंबकीय क्यों? क्योंकि इसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, इसलिए इसकी प्रकृति कैसी आती है बेटा? प्रतिचुंबकीय आती है, राइट। जबकि हमने इससे पिछला जो एग्जांपल लिया था पार्ट फर्स्ट में, NiCN4 डाइनेगेटिव, तो इसके अंदर हमारे पास प्रकृति तो प्रतिचुंबकीय थी, लेकिन इसकी जो ज्योमेट्री आई थी वो आई थी हमारे पास वर्ग समतलीय। वो क्या आई थी बेटा? वर्ग समतलीय। हालांकि प्रकृति हमारे पास क्या थी? प्रतिचुंबकीय थी। इसमें भी एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं था, लेकिन इसकी जो संरचना है वो वर्ग समतलीय है, इसकी जो संरचना है वो चतुष्फलकीय। तो इस तरीके से आपको करके दिखाना होता है। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। तो आप नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल की बात करें,
NiCl4 डाइनेगेटिव, NiCl4 डाइनेगेटिव के बारे में। तो चलिए देखते हैं NiCl4 डाइनेगेटिव के बारे में। तो सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, इसके ऑक्सीडेंट संख्या निकालते हैं। Ni को x मान लो, प्लस Cl पे कितना आवेश होता है, -1 होता है, तो Cl पे -1, कितने Cl है, 4 है, और बराबर इस पूरे कोष्ठक पर चार्ज, संकुल पर चार्ज, ये सर -2 है तो -2 के बराबर रख लो भाई। तो x माइनस के 4 बराबर -2, x बराबर ये -4 उधर जाके कैसे हो जाएगा बेटा, +4, तो -2 और +4 कितना बचेगा, +2। तो आपको ये पता चल गया कि यहां पर जो Ni है इसकी ऑक्सीडेंट संख्या क्या है, +2 है। क्या है बेटा, +2 है। बस इतना ही पता होना चाहिए आपको। अब हम यहां लिख देंगे कि इस जटिल आयन में, इस जटिल आयन में Ni की ऑक्सीडेंट संख्या +2 है, राइट। अब मैं बोली Ni की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूंगा, Ni का परमाणु क्रमांक 28 होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप लिखोगे तो आर्गन, आपको पता ही है 8 इलेक्ट्रॉन डी में जाएंगे तो 3d8, 2 इलेक्ट्रॉन s में जाएंगे तो 4s2, राइट। लेकिन मुझे चाहिए तो किसका, Ni डाई पॉजिटिव का, क्योंकि यहां तो Ni डाई पॉजिटिव में है। अब ये बात आपको पता होनी चाहिए भाई, पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है कि उसके भारी कक्षा में जितना प्लस चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। कितना चार्ज है, +2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने। कहां से निकलेंगे, भारी कक्षा से। भारी कक्षा कौन सी है, 4s, तो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। अच्छा यहां ध्यान रखना 4p भी है, बस खाली आपको पता ही है। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालो भाई यहां से। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो बचेगा 3d8 4s0 4p 0, तो 0 ना दिखाओ, बस खाली तो है ही, जब हम कुछ भर नहीं रहे तो 0 ही है। अच्छा अब आपको ये बात पता चल गई होगी कि 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गए, तो ये Ni डाई पॉजिटिव का मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। चलिए इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर लेते हैं इसके अंदर। तो D के अंदर 5 कक्षक होते हैं, S में 1 होता है, P में हमारे पास 3 कक्षक होते हैं। तो इनके नीचे लिख लेते हैं, ये 4s हो गया हमारा और ये 4p हो गया। डी में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 8, जैसे कि आपने देख लिया होगा। इलेक्ट्रॉन का भराव हुंड के नियम के अनुसार होगा। अभी लिगैंड पे नहीं जा रहे हम, अभी हम मेटल पे हैं। तो हुंड के नियम के अनुसार भरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन है। 4s खाली है, 4p भी खाली है। ये बात आपको अच्छे से क्लियर होगी। अच्छा अब हम क्या बात करने वाले हैं बेटा, हम बात करने वाले हैं अब लिगैंड के बारे में। किसके बारे में, लिगैंड। लिगैंड कौन है, Cl। Cl कैसा लिगैंड है, दुर्बल लिगैंड। और अगर ये दुर्बल लिगैंड है तो फिर ये इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं करेगा, फिर ये पेयरिंग नहीं करेगा। तो आप लिखोगे Cl- एक दुर्बल लिगैंड है, दुर्बल लिगैंड है जो इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं कर पाता है। ये पेयरिंग नहीं करेगा क्योंकि ये दुर्बल लिगैंड है। तो ये Cl- एक दुर्बल लिगैंड है जो इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं कर पाता है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा तो मेरे पास है Ni डाई पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d। डी के अंदर आपको पता है 5 कक्षक है भाई, ये मेरा 4s के अंदर आपको पता है 1 कक्षक है, ये हमारा 4p, और 4p के अंदर बेटा हमारे पास कितने कक्षक है, वेरी गुड, 3 कक्षक है। 8 इलेक्ट्रॉन भरो क्योंकि पेयरिंग तो करेगा नहीं, जैसा था वैसे के वैसे उतारेंगे। अब हम 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, क्योंकि पेयरिंग तो हो ही नहीं रही। अगर ये प्रबल लिगैंड होता तो पेयरिंग हो जाती, जैसे कि इससे पहले वाले एग्जांपल में देखा, पर ये दुर्बल है इसलिए पेयरिंग नहीं होगी। अब मुझे चाहिए खाली कक्षक, कितने, जितनी इसकी उपसंयोजन संख्या कितनी है, 4 है, तो 4 खाली कक्षक चाहिए। एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तो एक S का हो गया और बेटा 3 हमारे किसके हो गए, P के। तो फिर से संकरण मेरा क्या है, sp3 संकरण। फिर से हमारा जो संकरण आ गया बेटा वो क्या आ गया, sp3 संकरण। ये बात समझ में आ गई आपको। अब मैं बात करूंगा NiCl4 डाई नेगेटिव आयन का निर्माण, इसके निर्माण की बात करेंगे बेटा। जब आप निर्माण की बात करते हो तो आपको बताया है, इससे पहले वाले एग्जाम्पल में समझ में आ गई होगी आपको बात,
कि हमारे पास जो लिगेंड है वो एक इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागेगा, और वो कहाँ त्यागेगा? खाली कक्षक में। तो खाली कक्षक में पहले भर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। यह खाली कक्षक है, इसमें Cl माइनस अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देगा, इसमें भी Cl माइनस अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देगा, इसमें भी Cl माइनस अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देगा, इसमें भी Cl माइनस अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देगा, जिससे NaCl4 डाइनेगेटिव का निर्माण हो जाएगा। अब हमारा निर्माण हो गया। अब हम बात करेंगे जो प्रॉब्लम्स है उसकी बारे में बात करें। पहला में बात करनी है बेटा संकरण की। चलो बताओ संकरण क्या है? साफ साफ दिख रहा होगा आपको संकरण। बेटा संकरण क्या है? कि संकरण है भाई sp3 संकरण। दूसरी बात करनी है बेटा संरचना की। बताओ संरचना क्या है? बिल्कुल, अगर संकरण sp3 है तो संरचना क्या होगी? चतुष्फल की। चतुष्फल के, अभी तो करा था इससे पिछले एग्जाम्पल में। संरचना क्या होगी? चतुष्फल के। चौथा हमारे पास, तीसरी बात हमारे पास इसके अंदर, अच्छा बना भी लेते हैं चतुष्फल के। यहाँ NiCl होगा, यहाँ Cl होगा, यहाँ Cl होगा और यहाँ Cl होगा। इस तरीके से तो होगी चतुष्फल की संरचना। अब चूंकि डाइनेगेटिव चार्ज, इसलिए हम इसके ऊपर डाइनेगेटिव लगाते हैं। अब बात करेंगे चुंबकीय प्रकृति की। बताओ भाई चुंबकीय प्रकृति कैसी होगी? तो ये बात भी आपने देख ली होगी। इसके अंदर दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, एक ये रहा और एक ये रहा। सिंगल इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? तो आपको के दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण, दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण, स्थिति के कारण इसकी प्रकृति कैसी होगी बेटा? अनुचुंबकीय होगी, पैरामैग्नेटिक होगी, अनुचुंबकीय होगी। तो ये है। अब आपको शायद क्लियर हो गया होगा दोनों एग्जांपल से। अब आप बहुत आराम से इन चीजों को कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमें अभी और भी एग्जांपल्स लेने, आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल आपके सामने जो कि एनसीईआरटी के अंदर था कि इसमें बताना है कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। अब ये वैसे आपको खुद करना है, मैं पीटी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना दूंगा, बाकी आपको जो बातें हैं वो समझा दूंगा, बाकी घर पे आप बैठ के खुद करना आराम से। ये आपके लिए होमवर्क है। पीटी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अच्छा यहाँ पीटी की ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। तो पीटी को x मान लेंगे, Cn पे -1 चार्ज होता है, आप जानते हो 4 Cn, इसलिए 4 से गुना करेंगे और बराबर पूरे कोष्ठक पे -2 चार्ज है। तो x -4 बराबर -2, तो -2 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे +2 आ जाएगा बेटा, आप जानते हो इस बात को। तो यहाँ पर आप लिखोगे, वो जो बात लिखनी है आपको लिखनी है कि भाई यहाँ पर इस जटिल आयन में जो पीटी की ऑक्सीकरण अवस्था है वो +2 है। ये बात लिखने के बाद आप पीटी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओगे। पीटी का बनेगा ज़ीनॉन 54 होता है। 54 के बाद हमारे पास भरा जाएगा, आप 4F ले लो, 14, 54 और 14 कितना हो गया बेटा? 54 और 14 68। 68 में आप लोगे 4S में, 68 और 2 सॉरी 4S नहीं, यहां पर आएगा 6S। 68 और 2 70, बचे कितने बेटा? हाँ कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास यहां पर आएगा 5d8। लेकिन चूंकि पीटी का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो पीटी एक अपवाद है, एक्सेप्शनल है, तो पीटी 6s का एक इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा? 5d में चला जाएगा, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा 5d9 6s, क्योंकि पीटी एक एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखता है। अब मुझे बनाना तो पीटी डाई पॉजिटिव का है, तो पीटी डाई पॉजिटिव, इसका एटॉमिक नंबर होता है 78 पे। पीटी डाई पॉजिटिव का, चूंकि पीटी डाई पॉजिटिव का बनाना है तो बहुत आसान है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, एक यहां से निकलेंगे और एक 5d से निकलेगा, आपको पता ही है। इसे खत्म कर देते हैं, तो अब मेरे पास है बेटा 5d। 5d, d के अंदर कितने कक्षक होते हैं? 5, बना लेते हैं भाई, ये रहा बन गए। फिर 6s ये रहा, और फिर मेरे पास आपको बताइए 6p भी होगा। 6s है तो 6p भी होगा, नहीं बात समझ में आ गई? 6s है तो 6p भी होगा। अब आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर लोगे इसके अंदर बहुत आराम से। 8 1 2 3 4 5 6 7 8, 6s खाली है, 6p भी खाली हो गया, बहुत बढ़िया। अब आप यहां पर देखोगे लिगेंड, लिगेंड हमारे पास Cn- क्या है? Cn- स्ट्रॉन्ग लिगेंड भाई, परबल लिगेंड है या नहीं है? लिगेंड, तो हैंस पेयरिंग ये क्या कर देगा?
पेयरिंग कर देगा, इलेक्ट्रॉन का युग्मन कर देगा, इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा, युग्मन। बस अब आपको क्या करना है, इसमें युग्मन करा देना है, पेयरिंग करा देनी है बस आपको। भाई 5d है ना, 5d बस पेयरिंग करा दो, ये रहा, ये 6s, ये 6p, 5d है हमारे पास। कराओ पेयरिंग भाई जल्दी से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, 4। तो आपको पता है 4 खाली कक्षक, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। संकरण क्या आएगा, dsp2, dsp2। और अगर dsp2 है तो संरचना क्या होगी, समतलीय। लेकिन हमें तो यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बताने थे, बताओ कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, ये भी युग्मित, ये भी युग्मित, ये भी युग्मित, ये भी युग्मित, कि सर जी एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो यही तो लिखना है। आप कहोगे कि इसके अंदर एक, हाँ सॉरी, स्ट्रॉन्ग लिगैंड Cn- की उपस्थिति के कारण ये इलेक्ट्रॉन का युग्मन कर देता है, जिस कारण इसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता। ये बात आप लिख सकते हो, कर लोगे बेटा, कर लेना। अगर डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके बता सकते हैं, फिर मैं करा दूंगा। आगे बढ़ते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के हमने बहुत सारे एग्जांपल्स ले लिए, अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लेते हैं और इसे चेक करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं FeH2O6 ट्राई पॉजिटिव जटिल आयन। तो चलिए वही एक बात, सिंपल साधारण सी बात है। सबसे पहले आपको मेटल की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है, निकालने के बाद इसको मेंशन करना है कि इस जटिल आयन के अंदर जो मेटल है वो कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था। जैसा कि आप यहां देखोगे तो Fe पे X है, X मान लोगे। H2O चूंकि उदासीन होता है पानी, इसलिए उस पर चार्ज 0। कितने H2 H है, पूरे कॉस्टक पर चार्ज कितना है, +3। तो भाई X + 0 बराबर +3, तो मैं बोल सकता हूं X बराबर +3। बोलो सही है क्या? तो आप कहोगे भाई, क्या कहोगे आप कहोगे इस जटिल आयन में, इस जटिल आयन में बहुत आसान है। अब ये Fe की ऑक्सीकरण संख्या, Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है बेटा, वेरी गुड, +3। और सबसे पहले आपको क्या करना है, Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है। आपको पता है एक्सेप्शनल केस को छोड़कर ये जो 6 इलेक्ट्रॉन वो डी में जाएंगे, जो 2 इलेक्ट्रॉन वो एस में जाएंगे। तो मैं यहां लिख सकता हूं आर्गन 3d6 4s2। लेकिन आपको पता है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना किसका है, बनाना तो Fe ट्राई पॉजिटिव का, क्योंकि Fe तो ट्राई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने आपको, कितने, 3। अब आप जानते हो लास्ट कक्षा कौन सी है, 4s। तो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, बचा एक इलेक्ट्रॉन, वो कहां जाएगा, 3d से, तो 3d5 हो जाएगा। इसलिए मैं यहां लिख सकता हूं 3d5। अब 4s हमारे पास 0, तो d के कक्षक बना लेते हैं भाई यहां पर 4s0, क्योंकि 4s से तो इलेक्ट्रॉन निकल चुके। 4p भी होता है, आपको पता है, वो खाली है, वो अलग बात है, लेकिन होता तो है। 4p भी खाली है, वो अलग बात। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करो, कैसे करोगे, वेरी गुड, हुंड के नियम के अनुसार 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, हुंड के नियम के अनुसार। अब कहां जाना है, लिगैंड पर जाना है, क्योंकि मेटल के बारे में तो इतनी बात करनी है, उसका ऑक्सीकरण अवस्था लिखनी है, फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, फिर उनके कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरना है। इसके बाद बात आती है लिगैंड की। लिगैंड कौन है, H2। कैसा लिगैंड है, प्रबल है दुर्बल, यस दुर्बल लिगैंड। और अगर दुर्बल लिगैंड है तो फिर ये इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं करता। तो आप लिखोगे H2 एक दुर्बल लिगैंड, जो इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं करता, जो इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं करता। कोई पेयरिंग नहीं होगी, जू का तू उतार दो, Fe ट्राई पॉजिटिव वाला। लो भाई साहब, ये उतार दो। ये रहा। अच्छा, ये मेरे पास 3d है, ये हमारा बेटा 4s है, और ये हमारा है 4p, ये 4p। अब इलेक्ट्रॉन का भराव करना है मुझे इसमें, जो का तो उतारना है। 5 इलेक्ट्रॉन है, कोई पेयरिंग नहीं होनी इसके अंदर, कोई भी पेयरिंग नहीं होनी। अब कक्षक कितने चाहिए, जल्दी से देखो।
कक्षक कितने चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है 6, तो 6 ही खाली कक्षक चाहिए। मेरे पास कितने खाली कक्षक, 1 2 3 4 चाहिए, कितने 6। इसलिए भाई साहब, इसलिए ध्यान सुनो, इसलिए भाई साहब 4p भी होगा वहां, 4d भी होगा, इसलिए यहां पर 4d भी शो करना होगा अब मुझे, 4d, क्योंकि d के कक्षक मुझे यूज करने पड़ेंगे, d के कक्षक मुझे यूज करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ रहे हैं, क्योंकि भाई उसे 6 खाली कक्षक देने हैं मेटल को, और है कितने इसके पास खाली कक्षक, 4, 1 2 3 4, देने कितने 6, इसलिए 2 कहां से लेगा, d से लेगा। और जब ये 2d से लेगा तो चेक करो बेटा, अब मेरे पास यहां पर ये संकरण आएगा। क्या संकरण है बेटा, ये sp3d2 sp3d2 संकरण। अगर sp3d2 संकरण है तो जाहिर सी बात है जब आप बाहर वाले d यूज करें तो यानी कि आप मुझे बताओ इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, 5 है, चक्रण भी ज्यादा होगा, जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा चक्रण, तो इसलिए यहां पर उच्च चक्रण होगा। तो उच्च चक्रण जटिल यौगिक, या फिर मैं बोल सकता हूं इसको बाह्य जटिल यौगिक, बाहर वाले डी यूज हो रहे हैं ना, इसलिए बाह्य जटिल यौगिक भी कह सकते हो। खैर आगे बढ़ते हैं, अब मैं बात कर रहा हूं FeH2O6 ट्राई पॉजिटिव का निर्माण। फॉर्मेशन की बात करते हैं, और फॉर्मेशन में आप जानते हो जो लिगैंड होता है वो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म में त्याग देता है। कहां पर त्यागेगा, खाली कक्षकों के अंदर। तो बस खाली कक्षक के अंदर हमें इलेक्ट्रॉन डोनेट कराने H2O से, कराते हैं भाई इसको। यहां तो मेरे 5 इलेक्ट्रॉन है खाली, 1 2 3 4 5, खाली कक्षक ये है तो यहां एक H2O जो है वो इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट करेगा, यहां करेगा H2O इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट, यहां करेगा बेटा, यहां करेगा H2O इलेक्ट्रॉन डोनेट, यहां करेगा खाली कक्षक यूज करा है ना 2d के, और यहां करेगा, तो हो गया निर्माण, 6H2 हो गए, तो 6H2 का निर्माण हो गया। इस तरीके से आप इसकी फॉर्मेशन करोगे। अब वही 3 बातें जो हम पहले कर रहे थे वही अब करेंगे। 3 बातें, पहली बात बताओ भाई, पहली बात संकरण बताओ। संकरण है भाई हमारा यहां पर sp3d2। अगर sp3d2 संकरण है तो हमारे पास जो यौगिक होगा वो उच्च चक्रण और बाह्य जटिल यौगिक होगा। उच्च चक्रण जटिल यौगिक या फिर बाह्य जटिल यौगिक, ये बात दिमाग में होनी चाहिए आपके। दूसरा हमारे पास यहां पर संरचना तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो फिर इसकी संरचना भी फिक्स है, अष्टफल की, ऑक्टाहेड अष्टफल की। कैसे होगी अष्टफल की स्ट्रक्चर, अब Fe और मेरे पास यहां H2O, यहां H2O, यहां H2O, यहां H2O, और फिर मेरे पास यहां H2O, यहां H2O। क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर ट्राई पॉजिटिव चार्ज है तो इसलिए ट्राई पॉजिटिव। तीसरा है हमारे पास चुंबकीय प्रकृति। अब आप बता सकते हो चुंबकीय प्रकृति कैसी होगी भाई, साफ साफ दिख रहे हैं आपको, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और कितने, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण इसकी प्रकृति अनुचुंबकीय होगी। तो आप कहोगे 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण इसकी प्रकृति अनुचुंबकीय होगी। लो जी भाई साहब बोलो, अब इसमें कोई दिक्कत हो तो समझ में आ गई होगी बात आपको। ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला खेल है वो 2 ही है, या तो sp3d2 होगा या d2sp3 होगा। अगर बाहर वाले डी यूज हो रहे हैं तो बाह्य जटिल यौगिक, उच्च चक्रण जटिल यौगिक। अगर अंदर वाले डी यूज हो रहे हैं तो फिर आप क्या कहोगे बेटा, निम्न चक्रण जटिल यौगिक या फिर आंतरिक जटिल यौगिक। आगे बढ़ते हैं, जैसे इसकी बात करें अगर हम FeCN6 ट्राई नेगेटिव की जटिल आयन की, तो इसमें भी आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है इसकी जो ऑक्सीडेंट संख्या वो +3 है। तो अब आपको घर पे करना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, सीक्वेंस आपको बता दिया वो आप खुद करना, मैं आपको डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ। मेरे पास ये Fe है,
Fe आपको मिलेगा यहाँ पर भाई, Fe का एटॉमिक नंबर 26 होता है, तो 3d6 4s2। जो स्टेप है स्टेप बाय स्टेप है, इससे पहले जो करा वैसे ही आपको करना है। अभी मैं फिलहाल यहाँ पर डायरेक्ट ले रहा हूं ताकि समय कम लगे, क्योंकि यहाँ पर Fe की ऑक्सीजन संख्या +3 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन 3d5 हो जाएगा बेटा, ये 3d5 में आ जाएगा, 4s 0 हो जाएगा, और 4p भी होगा 4d भी होगा, वो आपको पता है। बना लेते हैं कक्षक। ये रहा, ये 4s हो गया बेटा, ये रहा, ये 4p हो गया और ये 4d हो गया, चूंकि हमारे पास 4d हो गया, राइट। अब मुझे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 5, केवल 5, 1 2 3 4 और 1 5, हुंड के नियम के अनुसार। यहां तक हमारी बात है मेटल की। अब हम लिगैंड की बात करते हैं, तो Cn- आपको पता है Cn- कैसा लिगैंड है बेटा? पर्बल लिगैंड। और अगर ये पर्बल लिगैंड है तो ये क्या कर देगा? इलेक्ट्रॉन का युग्मन कर देगा, इलेक्ट्रॉन का युग्मन। ये बात भी आपको पता चल गई होगी, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का युग्मन। और अगर ये इलेक्ट्रॉन का युग्मन करेगा तो भाई अब आपको युग्मित करते जाना है इलेक्ट्रॉन को। ये 3d हो गया, ये 4s हो गया, ये 4p हो गया और ये हमारा 4d हो गया। अच्छा, ये 4d, ये 4p, ये 4s। अब युग्मन कराओ, चूंकि हमारे पास बेटा आपको साफ साफ दिख रहा होगा Cn- है, Cn- एक पर्बल लिगैंड है, इसलिए युग्मन होगा। तो युग्मन करोगे आप तो 1 2 3 4 और 1 5, क्योंकि 5 ही इलेक्ट्रॉन थे। अब मुझे चाहिए 6 खाली कक्षक, क्योंकि इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? 6। तो 6 खाली कक्षक। स्टार्टिंग से गिनना शुरू करूंगा, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। तो अब मुझे इनकी जरूरत नहीं है, आप चाहो तो रख लो यहीं पर, आप चाहो तो रफ कर दो, वो आपकी मर्जी है। मुझे अब इनकी जरूरत नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे जो चाहिए वो ये वाले 6 कक्षक चाहिए, ये वाले 6 कक्षक चाहिए। अब मैंने इसमें अंदर वाले डी यूज करे, इसलिए D2sp3, अंदर वाले डी यूज हुए ना, तो D2sp3, इसलिए संकरण आया बेटा D2sp3 संकरण। और चूंकि अंदर वाले डी यूज हो रहे हैं, इसलिए चक्रण आपको मिलेगा कम, तो इसलिए निम्न चक्रण। भाई सिंगल इलेक्ट्रॉन कम हो गए ना, उसमें देखो सिंगल इलेक्ट्रॉन 5 थे तो चक्रण ज्यादा था, इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन 1 है इसलिए चक्रण कम होगा। अब यहां पर अगर आप देखो, मैं थोड़ा समझा देता हूं, इसके चक्रण के कारण प्लस हाफ, इसके कारण जो चक्रण हो रहा है वो -हाफ, तो प्लस इसका चक्रण इसके चक्रण को क्या कर देगा? कैंसिल आउट कर देगा। इसका चक्रण इसके चक्रण कैंसिल, तो इसके कारण ही चक्रण होगा। तो चक्रण जो है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन के कारण है, इसलिए मैं कह रहा हूं बेटा, इसलिए मैं कह रहा हूं आपको कि चक्रण जो कि सिंगल इलेक्ट्रॉन के कारण है, तो इसलिए उच्च चक्रण होगा। वहां सिंगल इलेक्ट्रॉन 5 थे, तो जब बाहर वाले डी यूज होंगे तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, जब अंदर वाले डी यूज होंगे तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कम होंगे। देखो कम हो गए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो चक्रण भी कम हो गए, तो निम्न चक्रण। साथ में आप इसे लिख सकते हो या आंतरिक यौगिक, आंतरिक जटिल यौगिक। तो ये बात आपको पता चल गई होगी, आंतरिक जटिल यौगिक। तो इसको हम क्या बोलने वाले, इस कंपाउंड को निम्न चक्रण जटिल यौगिक या फिर आंतरिक जटिल यौगिक, या फिर आप को पता ही है संकरण क्या होने वाला है, D2sp3। अच्छा, अब हम बात करें FeCN6 ट्राई नेगेटिव का निर्माण, इसकी फॉर्मेशन की बात करते हैं भाई। जब आप फॉर्मेशन की बात करोगे, ये मेरे पास है 3D, ये 4s, ये 4p, और बाहर वाले डी तो यूज होने दे, तो इसे छोड़ दो। चलिए इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हैं, 1 2 3 4 5। अब मेरे पास 2 खाली कक्षक है, इनमें इलेक्ट्रॉन देगा भाई Cn-, इसमें भी कौन देगा? Cn-, इसमें भी कौन देगा? Cn-, इसमें भी कौन देगा? Cn-, इसमें भी Cn-, इसमें भी हमारा Cn-। और इस प्रकार से हमारा FeCN6 ट्राई नेगेटिव का निर्माण हो जाएगा। 3 बातें जो आपके सामने आप लिख सकते हो। संकरण आपको पता है भाई, संकरण क्या है? D2sp3। संरचना आपको पता चल गया, क्योंकि संकरण D2sp3 है, इसलिए संरचना क्या होगी? अष्टफल के, तो फिक्स है अष्टफल के, बना भी सकते हो आप, बना लेना बेटा, है ना। और तीसरी बात हमारे पास चुंबकीय प्रकृति। तो अगर आप मैग्नेटिक नेचर देखो तो इसके अंदर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है,
ज्यादा नहीं है, एक तो है ही। एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण इसकी प्रकृति कैसी होगी बेटा? दुर्बल अनुचुंबकीय होगी। अनुचुंबकीय तो है, लेकिन कैसा है? दुर्बल अनुचुंबकीय, दुर्बल अनुचुंबकीय होगी। राइट, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो। अब जो एनसीईआरटी के मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिए थे, आप मैच कर सकते हो कि कौन दुर्बल अनुचुंबकीय और कौन प्रबल अनुचुंबकीय। कर लोगे बेटा? आगे बढ़ते हैं। FeCN6 4 नेगेटिव, इसमें और इससे पहले जो एग्जाम्पल कराया है उसमें बस डिफरेंस ये है कि इसमें Fe डाई पॉजिटिव में है और उसमें Fe ट्राई पॉजिटिव में था। यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने और वहां से हमें कितने इलेक्ट्रॉन निकालने थे बेटा? हाँ, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने। बस ये डिफरेंस है, बाकी सेम रहना है, सब कुछ सेम है। ये भी हमारा आंतरिक जटिल यौगिक है, यहाँ पे भी D2sp3 संकरण आना है, इसकी संरचना भी अष्टफल की होगी, इसकी प्रकृति प्रतिचुंबकीय हो जाएगी। वो दुर्बल अनुचुंबकीय है, ये दुर्बल अनुचुंबकीय वाला है, लेकिन ये वाला कौन सा होगा बेटा? प्रतिचुंबकीय। कैसा हो जाएगा? हाँ, प्रतिचुंबकीय, डायमैग्नेटिक। बस ये मैग्नेटिक नेचर चेंज हो जाएगी, तो आप इसको भी खुद ही करोगे। राइट, आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में हम कर ही रहे थे, कंटिन्यू क्वेश्चंस को कर रहे हैं, प्रॉब्लम सोल्व हो रही है। अब देखोगे समझा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा था? वो CONH36 ट्राई पॉजिटिव आंतरिक कक्षक संकुल है, जबकि NiNH36 डाई पॉजिटिव बाह्य कक्षक संकुल। आपको आंतरिक कक्षक कौन होता है ये भी पता चल गया होगा, बाह्य कक्षक कौन होता है ये भी पता चल गया होगा। तो हम कर लेते हैं इसको, शुरुआत कर लेते हैं इसके क्वेश्चन की। हाँ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है? बात करनी है जिस कॉम्प्लेक्स के बारे में, उसको नोट कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं हम सबसे पहले CONH36 ट्राई पॉजिटिव के बारे में। आपको लिखना है इस जटिल यौगिक के अंदर जो CO है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में निकाल सकते हो। तो आप लिखोगे इस जटिल आयन में CO की ऑक्सीकरण संख्या +3 है। राइट, वही अब CO का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लो। CO का एटॉमिक नंबर 27 होता है, तो 7 तो जाएंगे D में और 2 जाएंगे S में। तो आर्गन हमारा क्या होगा बेटा? 3D7 4s2। राइट, अब चाहिए तो मुझे भाई किसका? CO ट्राई पॉजिटिव का। 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, तो 2 कहां से निकलेंगे? 4s से, और 1 कहां से निकलेगा? 3D से, इसलिए 3D6 हो जाएगा। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं 3D6। D के अंदर आपको पता है 5 कक्षक होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग भी होनी है। 4s, चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो वो निकल चुके तो खाली हो गया। 4p भी होता है, आपको ये बात भी पता है। चलिए इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं हुंड के नियम के अनुसार। 1 2 3 4 5 और 1 6, ये खाली और ये भी खाली। अब बात करते हैं लिगेंड की। लिगेंड कौन है? NH3, और NH3 एक प्रबल लिगेंड है। तो आप कहोगे NH3 एक प्रबल लिगेंड है, प्रबल लिगेंड है जो इलेक्ट्रॉन का युग्मन कर देता है। हुंड के नियम के विपरीत इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा? युग्मन। तो पेयरिंग करके दिखा दो भाई, CO ट्राई पॉजिटिव के अंदर। लो भाई साहब, पेयरिंग हो जाएगी। अब 3D6, 6 को तो खत्म करो, खैर इलेक्ट्रॉन की तो बात ही नहीं हो रही यहां पर। अब 4s 4p, ये रहा भाई। चेक करो बेटा जल्दी से जल्दी। 3D6 पेयरिंग होगी अब यहां पर। तो 1 2 3 4 5 और 1 6 पेयरिंग हो गई। अब ये जो मेटल है वो खाली कक्षक देगा कितने? जितनी उसकी उपसहसंयोजन संख्या। उपसहसंयोजन संख्या कितनी आप देख सकते हो? 6 है। कितनी है? 6। तो 6 खाली कक्षक गिनो, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल है। तो क्या हुआ मेरे पास? ध्यान से देखो बेटा, संकरण क्या है? D2sp3 संकरण। और चूंकि यहाँ पर D2sp3 संकरण है, इसलिए मेरे पास ये जो यौगिक है वो कैसा होगा बेटा? निम्न चक्रण। कैसा होगा? निम्न चक्रण, या फिर आप बोल सकते हो बाह्य कक्षक संकुल। तो चूंकि यहां पर वो लिख रखा है तो वो लिख लेता हूं, बाह्य कक्षक
संकुल। तो ये बाह्य कक्षक संकुल होगा, बाह्य कक्षक संकुल होगा। तो यहां पर अब हम बात कर लेते हैं CONH36 ट्राई पॉजिटिव का निर्माण, इसके निर्माण की बात करते हैं भाई निर्माण की बात। तो ये जो खाली कक्षक है जो हमारे पास D का है, S का है, P का है। अब इन खाली कक्षक के अंदर आप जानते हो जो हमारे पास लिगैंड होता है वो इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट करता है। लिगैंड कौन है? NH3। तो एक लॉन पेयर तो NH3 से डोनेट करेगा, एक इसे करेगा, एक इसे करेगा, एक इसे करेगा, एक इसे करेगा बेटा, और एक इसे करेगा। हो गया निर्माण। अब वही तीन बातें, लेकिन यहां पर हम बात करें, यहां पर आप लिख सकते हो उपरोक्त जटिल यौगिक में संकरण D2sp3 आता है या D2sp3 है, इसलिए यह है यौगिक बाह्य कक्षक, सॉरी आंतरिक कक्षक, मैंने गलत लिख दिया ना यहाँ पे, आई एम सॉरी। हाँ ये होगा बेटा आंतरिक कक्षक जटिल यौगिक, आंतरिक ही है ना ये वाला, तो ये आंतरिक कक्षक जटिल यौगिक, आंतरिक कक्षक संकुल, आंतरिक कक्षक, इसलिए यौगिक आंतरिक कक्षक संकुल होगा। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? जल्दी बताओ, आ गई समझ में? अब बात करते हैं हम Ni वाले की। किसकी बेटा? Ni वाले की। ध्यान सुनना, Ni NH3 NH6 डाई पॉजिटिव। अब इसमें अगर हम बात करें, इस जटिल आयन में Ni की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? +2 है। कैसे पता चला? निकाल लो भाई, Ni को x मान लो। NH3 उदासीन होता है, कितने NH3 है? 6, और बराबर होगा +2 के। तो इसलिए हमारे पास x + 0 बराबर +2, तो इसलिए x बराबर आएगा +2। तो यहाँ पर NH3 की जो ऑक्सीकरण संख्या वो कितनी आ जाएगी बेटा? हमारी +2 आ जाएगी। +2 है तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ। 28 होता है तो आपको पता ही है भाई, आर्गन 18, 3d8, 4s2। लेकिन हमें तो चाहिए Ni डाई पॉजिटिव का, और अगर Ni डाई पॉजिटिव का चाहिए तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। कहां से निकलेंगे? 4s से। निकाल दो, 3d8 बचेगा भाई। लो जी 3d8। D के अंदर कितने कक्षक होते हैं? 5, 1 2 3 4 5। 4s हमारा हो गया खाली। 4p में आपको बताइए 3 कक्षक। 4d भी हम यूज कर लेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो 4d भी ले लिया। लो जी, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करो हुंड के नियम के अनुसार। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 भर दिया। अब आप जानते हो लिगैंड के बारे में। लिगैंड कौन है? NH3। और NH3 एक पर्बल लिगैंड है। NH3 कैसा लिगैंड है? एक पर्बल। अरे है ना, बोलो भाई। NH3 एक पर्बल लिगैंड है। हाँ तो यहां लिखो, लेकिन NH3 यहां पर Ni डाई पॉजिटिव के साथ दुर्बल लिगैंड की तरह बिहेव करेगा। हाँ, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं, हालांकि बात थोड़ी सी समझ में आपको आ जाए अच्छी बात है। दरअसल क्या है कि NH3 जो होता है वो बॉर्डर लाइन का होता है। बॉर्डर लाइन होता है। कभी ये पर्बल की तरह बिहेव करता है, कभी ये दुर्बल की तरह, यानी कि कुछ के साथ ये दुर्बल की तरह बिहेव करता है और अधिकतर ये पर्बल की तरह भी बिहेव करता है। जैसे मैं आपको कहूं, मेरे पास ये जो है वो कोबाल्ट CO डाई पॉजिटिव की तरह तो दुर्बल की तरह बिहेव करता है, और CO ट्राई पॉजिटिव की तरह ये पर्बल की तरह बिहेव करता है, जैसा कि भी हमने देखा था।
तो अगर ये कोबाल्ट डाई पॉजिटिव होता, अगर ये कोबाल्ट डाई पॉजिटिव होता, फिर यहाँ NH3 किसकी तरह बिहेव करता है? दुर्बल लिगैंड की तरह बिहेव करता है। तो कुछ के साथ जो NH3 होता है वो दुर्बल लिगैंड की तरह बिहेव करता है, इसलिए यहाँ पर Ni के साथ ये किसकी तरह बिहेव करेगा? दुर्बल लिगैंड की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बेटा? दुर्बल लिगैंड की तरह। तो यहां लिख लेना NH3 यहां पर दुर्बल लिगैंड की तरह व्यवहार करता है, व्यवहार करता है। इसलिए यह इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं करेगा। राइट बेटा, पेयरिंग नहीं करेगा। बॉर्डर लाइन का होता है NH3, कभी ये परबल की तरह बिहेव करता है, कभी ये दुर्बल की तरह बिहेव करता है। और अगर बात की जाए, मैंने बताया ना CO डाइपॉजिट के साथ दुर्बल की तरह बिहेव करता है, ऐसे ये Ni डाइपॉजिट के साथ भी दुर्बल की तरह ही बिहेव करेगा। तो इसलिए हमारे पास ये कोई पेयरिंग नहीं करेगा। तो Ni डाइपॉजिट, चूंकि पेयरिंग नहीं हो रही तो जू का तू उतर जाएगा। 3D8 4S 4P 4D। चेक करो भाई, ये 4D है, ये 4D है, ये हमारा पास 4P है, ये 4S है, और ये हमारे पास बेटा 3D हो गया। अब चेक करो, मैं इलेक्ट्रॉन, चूंकि पेयरिंग तो हो नहीं रही है, इसलिए हमारे पास ऐसे रहेगा। अब यहां देखो, मेरे पास एक खाली कक्षक है, मुझे कितने खाली कक्षक देने? केंद्रीय धातु परमाणु जो है वो 6 खाली कक्षक प्रोवाइड कराएगा, क्योंकि इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसलिए 6 कक्षक देखो, 1 2 3 4 5 और 1 6। तो यहां पर हमारे पास ये 6 खाली कक्षक यूज होंगे, इसलिए हमने देखा कि यहाँ का जो संकरण आएगा वो sp3d2 संकरण आएगा। sp3d2 संकरण क्या आएगा बेटा? sp3d2 संकरण। अब चूंकि sp3d2 संकरण आ रहा है, इसलिए आप बोल सकते हो कि ये जो कंपाउंड होगा वो होगा बाह्य कक्षक संकुल। क्या होगा? ये बाह्य कक्षक संकुल होगा, नहीं होगा? फॉर्मेशन की बात कर सकते हो, फॉर्मेशन की बात कर सकते हो। हाँ, Ni NH3 6 डाइपॉजिटिव यौगिक का निर्माण, यौगिक का निर्माण। जब इसकी फॉर्मेशन की बात करोगे आप, तो ये मेरे पास 3D है, D के अंदर 5 कक्षक होते हैं, ये 4S है, एक कक्षक ये 4P है, 4P के अंदर आपको पता ही है कितने होते हैं? 3 कक्षक। मैं नीचे दिखा रहा हूं बेटा, और ये मेरा 4D है, ये हमारा क्या है बेटा? 4D है। अब चेक करो, यहां पर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। यहां तो जू का तो रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। इसमें हमारे पास जो NH3 वो अपना लॉन पेयर डोनेट करेगा, इसमें करेगा, इसमें करेगा, इसमें चेक करना अच्छे से बेटा, इसमें करेगा NH3, इसमें करेगा, इसमें करेगा। तो इन सब में NH3 डोनेट करेगा। 2 कक्षक हमने ये भी ले रखे हैं, किसके? D के, तो इसमें भी करेगा और इसमें भी करेगा। अच्छा, अब आपको पता चल गया, चूंकि संकरण sp3d2 आ रहा है, तो कैसा कंपाउंड होगा? बाह्य कक्षक संकुल। तो आप लिख सकते हो जैसे कि हमने यहां लिखा था बेटा, आप देख सकते हो जैसे कि लिखा कि जटिल यौगिक में संकरण D2 sp3 है, इसलिए यह यौगिक आंतरिक कक्षक संकुल होगा। यहां पर लिख देंगे, इतना सा चेंज करना है कि भाई उपरोक्त यही लिखना शुरू कर रहा हूं मैं, उपरोक्त जटिल यौगिक में संकरण sp3d2 है, अतः यह यौगिक बाह्य कक्षक संकुल होगा, बाह्य कक्षक संकुल होगा। अच्छा, अपने हिसाब से तुम इसको चेंज भी कर सकते हो। आप कह सकते हो क्योंकि उपरोक्त कक्षक के अंदर
बाह्य कक्षक के डी कक्षक यूज हो रहे हैं, इसलिए ये बाह्य कक्षक संकुल होगा। और ऊपर लिख सकते हो, यानी कि इस वाले में लिख सकते हो कि इस वाले में लिख सकते हो बेटा कि हमारे पास इसके अंदर जो है वो अंदर वाले डी कक्षक यूज हो रहे हैं, इसलिए क्या होगा, आंतरिक डी कक्षक होगा। तो इस तरीके से आप बता सकते हो। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये हमारे पास ये आंतरिक कक्षक संकुल है और क्यों हमारे पास ये बाह्य कक्षक संकुल है। ये बात आपको क्लियर होगी, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वीबीटी थ्योरी के लिमिटेशंस के बारे में, संयोजी आपन सिद्धांत की सीमाएं के बारे में। कि ये जो थ्योरी है ये कौन कौन सी बात एक्सप्लेन नहीं कर पाई। हालांकि ये थ्योरी बहुत ऐसी बातें हैं जो एक्सप्लेन नहीं कर पाई, तो उन्हीं चीजों को हम देखने वाले हैं। पहला पॉइंट देखो बेटा, तो भाई से कम कर लो यार। पहला पॉइंट देखो बेटा, संयोजकता आपन सिद्धांत की निम्नलिखित सीमाएं हैं। पहला पॉइंट देखो, यह चुंबकीय आंकड़ों की कोई मात्रात्मक व्याख्या नहीं देता। ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट है ये इसके बारे में कोई मात्रात्मक, कोई क्वांटिटेटिवली कोई क्वांटिटेटिव नंबर नहीं बताता कि इसका जो चुंबकीय आघूर्ण है वो कितना होगा। इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। दूसरा बेटा, यह उपसंयोजक यौगिक द्वारा दर्शाए गए रंगों को स्पष्टीकरण नहीं देता। जो उपसंयोजक यौगिक होते हैं वो कलर्ड होते हैं, कलरफुल होते हैं। वो कलरफुल क्यों होते हैं इसके बारे में ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे पाया। तीसरा पॉइंट बेटा, यह उपसंयोजक यौगिकों के ऊष्मागतिकी या गतिक स्थायित्व के बारे में कोई मात्रात्मक व्याख्या नहीं करता। यानी कि जो लिगैंड और मेटल आपस में रिएक्शन करके उपसंयोजक यौगिक बनाते हैं, तो उपसंयोजक यौगिक का एक क्या बोलते हैं उसको, साम्य स्थिरांक होता है। साम्य स्थिरांक जिसे बीटा रचनात्मक स्थिरांक भी बोलते हैं, वो होता है, वो नंबर होता है। तो वो एक मात्रात्मक वैल्यू नहीं बता पाते कि ये जो थर्मोडायनेमिकली यानी कि जो उष्मागति के लिए ज्यादा स्टेबल है, क्यों है ज्यादा स्टेबल, ये कम स्टेबल क्यों है, या ये गतिक स्थायित्व के बारे में, ये काइनेटिकली, इसके बारे में ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे पाए ये थ्योरी। चौथा पॉइंट, यह सिद्धांत स्पष्ट नहीं करता कि कोई चार उपसंयोजक संख्या युक्त जटिल यौगिक चतुष्फल के होगा या फिर समतल वर्गाकार होगा। ये इसके बारे में भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जैसे कि अगर अभी हमने एक एग्जांपल लिया था और एक ये वाली अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, तो यहां पर भी जब हम वीबीटी थ्योरी के ऊपर बात करते हैं तो इसकी संरचना आती है चतुष्फल के, लेकिन एक्चुअल में होता है ये वर्ग समतलीय। तो ये इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, सही सटीक बात नहीं बता पाता कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 यहाँ 6 लिख दिया मैंने, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला जो उपसंयोजक यौगिक है वो हमारा चतुष्फल की होगा या वर्ग समतलीय होगा। इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। पांचवा पॉइंट, यह दुर्बल तथा प्रबल लिगैंड के बीच विभेद नहीं कर पाता। ये नहीं बता पाता कि भाई CO जो है वो प्रबल लिगैंड है और जो H2O ये दुर्बल लिगैंड है, तो ये प्रबल क्यों है, ये दुर्बल क्यों है, ये इस बारे में कोई एक्सप्लेन नहीं दे पाता, राइट। तो ये इसकी लिमिटेशंस है। अब इन चीजों को, इनकी कुछ बातों को जो एक्सप्लेन करेगी वो CFT थ्योरी करेगी। तो नेक्स्ट थ्योरी हम पढ़ने वाले हैं। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।